नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों, मैं आ गई हूँ वीडियो का चौथा हिस्सा लेकर, यानी कि पार्ट 4, जिसमें मैं दोबारा से पढ़ने वाली हूँ और आज पूरी कोशिश करूँगी कि इस किताब को ख़त्म करूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि आखिर आगे अब क्या होने वाला है, कैसे जैंगबो और वानग्याल को लॉकेट वापस मिलेगा जो कि नोरबू ने चुरा लिया था। तो आज मैं आपको सुनाऊंगी बाकी का हिस्सा। तो आइए कहानी शुरू करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सुन के मज़े लेंगे पूरी तरह से। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि लेकर आऊँगी बहुत सारी कहानियाँ इंग्लिश और हिंदी में। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और जानने के लिए कि मैं और क्या क्या करती हूँ एज अ पब्लिशर, क्योंकि मैं एक पब्लिशर हूँ और एक लेखिका भी हूँ, राइटर हूँ। तो और कौन कौन सी किताबें आ रही हैं मेरे पब्लिशिंग हाउस से, तो ये सब जानने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो चलिए कहानी सुनाती हूँ, गोम्पा के अमूल्य हार के रहस्य किताब से। यारगिल में जब सुबह उनका मार्गदर्शन करने वाला युवा भिक्षु ने उन्हें उठाया तो आकाश का रंग अभी स्लेटी था। सर्दी भी गजब की थी। मुख्य लामा ने अच्छा चुनाव किया था। दर्रों से गुजरने वाले उस रास्ते को भिक्षु अच्छी तरह से जानता था। वह हिमालय के खतरनाक रास्तों को भी उन्हें अच्छी तरह पार करा देगा। वह भगवान बुद्ध का सच्चा सेवक था। युवा भिक्षु के केश छोटे छोटे थे, पीला चेहरा और चमकदार आंखें। सिवाय लाल चोगे और शाल के उसके पास कुछ भी नहीं था। रात को वह शाल को ही लपेट कर सो जाता था। उसने जूते नहीं पहने हुए थे। बहुत ठंडे मौसम में भी वह जूते नहीं पहनता था। रात को आग से दूर सोता, मानो भगवान बुद्ध की सेवा में और भी कठिनाइयां सहने का अभ्यास कर रहा हो। वह कभी बोलता नहीं था क्योंकि उसने मौन व्रत धारण किया था, लेकिन वह हरदम मुस्कुराता रहता था और सदा प्रसन्न दिखाई देता था। रास्ता इतना कठिन था कि जैंगबो और वानग्याल दोनों के जूते घिस गए थे और तला पतला हो गया था। नुकीले पत्थर उनके पैरों के तले में चोट पहुंचाते थे, मगर भिक्षु फुर्ती से बिना थके चले जाता था। उनके हाथ भी जगह जगह से कट गए थे क्योंकि जहां मार्ग नहीं होता था उन्हें बाहर निकले नुकीले पत्थरों को पकड़कर चढ़ना पड़ता था। घाव से निकलता रक्त हथेलियों पर सूख कर जम गया था। उनके घाव जल्दी ठीक होने वाले नहीं थे। जैसे जैसे आदमी अधिक ऊंचाई पर जाता है रक्त पतला होता जाता है, उतनी जल्दी उसके थक्के नहीं जमते जितना नीचे के स्थानों पर। यात्री दिन में 2 बार रुक रुक कर चाय पीते और सांपा खाते। बाकी सारा समय वे हिम और बर्फीले तूफानों के बीच, शोर करती हवाओं और हिम वर्षा के बीच चलते, पहाड़ियों पर चढ़ते उतरते रहते व दर्रों से गुजरते। लेकिन जिंगजिंग बार बहुत खुश था। उसे एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर कूदने में मज़ा आ रहा था। वह बर्फीली ढलानों पर वैसे ही फिसल रहा था जैसे घर पर फिसलता था। उसके लंबे रेशम जैसे बाल उसे हर मौसम में गर्म रखते थे। कभी कभी उन्हें किसी चोटी पर जंगली बकरा आकाश की पृष्ठभूमि में खड़ा दिखाई देता, बाकी सारा झुंड उसके ज़रा नीचे खड़ा होता। वह बड़ी भव्यता से एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर कूदता। उनका साथ देने के लिए लाल टांग वाला कौवा और सुनहरी चील भी ऊपर उड़ते रहते। कभी ऊपर जाते तो कभी गोता लगाते और अपने तीखे स्वरों से सारा वातावरण गुंजा देते। एक दिन जब रास्ता और दिनों से ज़्यादा कठिन था और जैंगबो को लगा कि वह अब गिरे बगैर एक कदम भी नहीं चल सकता, तो भिक्षु उन्हें एक पहाड़ी की चोटी पर ले गया। उसने एक उपजाऊ घाटी की ओर संकेत किया। वहाँ से एक चौड़ी नदी बहती थी जिसके पानी का रंग संगशब यानी जेड के रंग का था। उसके किनारों पर घरों का समूह व जौ और मटर के खेत भी दिखाई दे रहे थे। जैंगबो प्रसन्नता से चिल्ला उठा। भिक्षु उसे देखकर मुस्कुरा पड़ा। तब बिना एक शब्द कहे वे वापस उसी ढलान की ओर चल दिया जहाँ से वे आए थे और आंखों से ओझल हो गया। वह वापस चीज़चू गोम्पा जा रहा था। जैंगबो और वानग्याल भय मिश्रित विस्मय उसे देखते रहे। वे वास्तव में ही अथक परिश्रमी था और उसके पैर उस पहाड़ी बकरी की तरह जमकर पड़ते थे जिसमें वे रास्ते को देखते आए थे। उसके पास खाने को कुछ नहीं है। जैंगबो को एकाएक याद आया। उसके चोगे की जेब में सांपा है, वह ठीक ठाक पहुंच जाएगा। वानग्याल ने जैंगबो को आश्वस्त किया और वह नीचे फैली रहस्यमय घाटी की ओर मुड़कर बोला, आओ चले, हमें बहुत काम करना है। शायद उस गांव में नोरबू का अता पता मिल जाए। जब वे घरों के समूह के निकट पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पर्वत की चोटी से जो एक छोटा सा गांव लगता था वह एक अच्छा खासा शहर है जहाँ काफ़ी चहल पहल थी। इस स्थान का नाम क्या है? उन्होंने पास के गुजरने वाले एक आदमी से पूछा। उत्तर मिला, यारगिल। जैंगबो अपने चारों ओर के दृश्यों को दिलचस्पी से देख रहा था। वह एक दिलचस्प स्थान था। साफ सुथरे मकान पत्थर से बने हुए थे और पत्थर पटी सड़कें
संकरी थी। दुकानें तरह तरह की चीज़ों से भरी हुई थी। वहाँ हलवाइयों की ऐसी दुकानें भी थी जहाँ खाने की चीज़ें मिलती थी जिन्हें देखकर मुंह में पानी आ जाए। ये व्यापारियों का शहर था, सीमा पर बना एक वाणिज्य नगर। लोग अपने काम से इधर उधर जा रहे थे। उन्होंने अजनबियों पर कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ लोग किसी विशेष काम से जाते लगते थे। उनके चेहरे धूप के कारण तांबे के रंग वाले हो रहे थे। उनकी आंखों में निडरता का भाव था। कुछ टट्टुओं की सवारी कर रहे थे। टट्टू हृष्ट पृष्ट थे, उनकी अयाल बड़ी थी और आंखों में जंगलीपन का भाव था। करीब सब आदमियों के बाल सिंफू के डाकों की तरह लंबे थे और तेल लगाकर चोटियों में गुथे हुए थे। सिर पर सिंफू के डाकू जैसी ऊंची ऊनी टोपी पहने थे। उनके चोगे और पजामे बढ़िया गर्म कपड़े के बने हुए थे। उनके हाथ से बने नरम चमड़े के जूतों पर तरह तरह के सुंदर डिज़ाइन बने थे। जैंगो ने वैसे पहले कभी नहीं देखे थे। सबके कुल्हों पर लंबे फल वाली कटारें लटक रही थी। नोरबू भी ऐसी ही कटार रखता था। जैंगो और वानग्याल मज़े से मुख्य बाजार में टहलते हुए चले जा रहे थे, लेकिन जिंगजिंग बार, जिसे शहरी लोगों का विश्वास नहीं था, वह जैंगो के साथ साथ लगा हुआ चल रहा था। वे एक दुकान में घुसकर चांदी की सुंदर रकाबें देख रहे थे कि उन्होंने बाजार में हलचल सुनी और बाहर आ गए। एक महिला का घोड़ा अड़ रहा था। तेज काला घोड़ा किसी चीज से डर गया था और जब कोई निकट आने का प्रयास करता तो अपनी आंखें गोल गोल घुमाकर दांत निकालता। जैंगो ने देखा कि घोड़ा पैरों पर खड़ा होकर करीब करीब पीठ के बल गिरने को हो रहा था। उसे पता था कि यदि किसी ने महिला को ना बचाया और घोड़ा एक बार फिर पिछली टांगों पर खड़ा हुआ तो महिला पथरीली सड़क पर गिर जाएंगी। यदि वे गिरी तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। अब सोचने का समय नहीं था। जैंगो एक क्षण भी सोचे बिना आगे की ओर भागा और कूदकर घोड़े की गर्दन पर सवार हो गया। घोड़े ने डर के सिर को झटका दिया और पहले से भी ज्यादा तेजी से पिछली टांगों पर खड़ा हो गया। जैंगो ने दांत भींचकर आंखें बंद कर ली, मगर उस शक्तिशाली घोड़े की गर्दन से पूरा जोर लगाकर लटका रहा। लेडी ऑफ पेत्सियो। घोड़ा बड़ा शक्तिशाली था, लेकिन जैंगो भी अपना पूरा जोर लगाकर उसकी गर्दन से तब तक चिपका रहा जब तक वह कुछ शांत ना हो गया। घोड़ा तब भी कांप रहा था जब उसने उसकी गले की रस्सी पकड़ ली और धीरे धीरे उस पर हाथ फिराने लगा। वह उससे धीरे धीरे बतिया भी रहा था। कुछ देर में घोड़ा बिल्कुल शांत हो गया और अपनी थूथनी से उसका कान गुदगुदाने लगा। जब वह उसके घोड़े की लगाम पकड़े खड़ा था तो महिला घमंड से जैंगो को देख रही थी। महिला ने मटर जैसे हरे रंग की ब्रोकेट का चोगा पहना हुआ था। उसने गले और उंगलियों में अत्यंत कीमती रत्न जड़े आभूषण पहने हुए थे। उसके सिर पर कीमती टोपी थी, उस पर भी बहुमूल्य मणिक जड़े हुए थे। टोपी ऐसी बनी थी कि चाहने पर हवा से बचने के लिए कान ढके जा सकते थे। उस मैदान में जहाँ शहर बसा था हवा सदा चलती रहती थी। उसके चमड़े के जूते इतने नरम थे कि लगता था मानो पतली काली सैटिन के बने हुए हो। एकाएक वह मुस्कुराई। एक क्षण पहले का गर्वीला भाव गायब हो गया। तुम कौन हो? उसने वानग्याल से पूछा। मुझे पता है कि तुम यारगिल के रहने वाले तो नहीं हो? वानग्याल ने महिला को सिर झुकाकर अभिवादन किया। हम यात्री हैं, यहाँ से गुजर रहे थे, उसने उत्तर दिया। और ये बच्चा? उसने जैंगो की ओर चाबुक से संकेत करके पूछा। मेरा बेटा है, वानग्याल बोला। महिला एक बार फिर जैंगो की ओर देखकर मुस्कुराई। जान बचाने के लिए मैं तुम्हारा हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, उसने जैंगो से कहा। जैंगो ने धीरे से कहा, यह कुछ भी नहीं था। इसके बाद ज़्यादा बात न करके उसने अपने तेज तर्रार घोड़े की लगाम खींची तथा वानग्याल और जैंगो को अपने रास्ते से हटने का इशारा किया। जैसे ही उसने घोड़े को एड़ी लगाई, बाकी भीड़ जल्दी से रास्ते से छट गई। पत्थर पर घोड़े के खुरों की तेज टपाटप की आवाज़ आई और एक क्षण में वह गायब हो गई। उसके सेवकों की भीड़ पीछे पीछे भागती हुई जा रही थी, जिससे वह उस महिला के साथ साथ रह सके। वे चीखते चिल्लाते व आपस में बातें करते जा रहे थे। बाप रे, क्या औरत थी, वानग्याल बोला। चलो जैंगो, ठहरने के लिए स्थान ढूंढे। एक मैत्री भाव रखने वाला व्यक्ति जो ये सारा तमाशा अपने दरवाजे से देख रहा था, अब आगे आया। शहर में ताशी नाम की एक अच्छी सराय है, वहाँ आपके रहने और भोजन का प्रबंध हो जाएगा। उसने सराय का पता बता दिया और वे उसकी खोज में चल पड़े। अब उन्हें भोजन की सख्त ज़रूरत थी। 1 घंटे के बाद जब ताशी की सराय में जैंगो एवं वानग्याल चाय पी रहे थे तो जैंगो ने जिस महिला की जान बचाई थी उसका संदेशवाहक उनको ढूंढता हुआ वहाँ आया। मेरी मालकिन चाहते हैं कि आप आज रात के खाने पर पधारें, आदमी ने नम्रता से झुककर अभिवादन करते हुए कहा, और कृपा करके अपना प्यारा कुत्ता भी ज़रूर साथ लाएं। उसने फिर कहा, निमंत्रण के लिए उस भद्र महिला का धन्यवाद, हम अवश्य आएंगे। वानग्याल ने गंभीरता से उत्तर दिया। लेकिन श्रीमान, क्या आप बता सकते हैं? उसने युवक को रोकते हुए कहा। ये सुंदर और उदार महिला कौन है? संदेशवाहक गर्व से तन कर खड़ा हो गया। वह लेडी ऑफ पेत्सियो है।
हिमालय की सबसे सुंदर और सबसे शक्तिशाली महिला, वे राजसी परिवार की है, राजाओं की बेटी हैं। संदेशवाहक ने एक बार फिर झुककर अभिवादन किया और चला गया। जैंगबो और वानगेल उसको ताकते हुए सोचने लगे कि हिमालय की अति सुंदर और सबसे शक्तिशाली स्त्री ने उनको कितना सम्मान दिया है। और वह बौद्ध भिक्षु उबड़ खाबड़ पर्वत शिखरों से होते हुए जिस लंबी और कठिन यात्रा पर उन्हें लाया था, उसके बाद रात्रि भोजन का निमंत्रण उन्हें बहुत अच्छा लगा। सराय में जब लेडी ऑफ पेत्सियो का संदेशवाहक चला गया तो सराय का मालिक टहलता हुआ वहां आया जहां जैंगबो और वानगेल चाय पी रहे थे। उसने ऐसा दिखाया मानो अपने सुंदर फर्नीचर की झाड़पोछ कर रहा हो, मगर असल में उन अजनबियों के बारे में उसे कौतूहल हो रहा था। बात आरंभ करते हुए उसने कहा, यदि आप चाहें तो यहाँ सो सकते हैं। सराय के मालिक का चेहरा चौड़ा था और आंखें तिरछी व उनिंदी सी थी। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट थी जो धीरे धीरे एक कान से दूसरे कान तक फैलती जाती थी। जैंगबो को एक खुश मिजाज बिल्ली की याद दिलाता था। धन्यवाद, वानगेल बोला। अब हम यहाँ आ ही गए हैं तो हमें दोस्तों की भी ज़रूरत है। मेरा नाम ताशी है, सराय के मालिक ने कहा। आप लोग यहाँ किस काम से आए हो? हम यात्री हैं, बुद्ध भगवान के तीर्थों की यात्रा कर रहे हैं, वानगेल ने झूठ बोला। उसकी ज़रा भी इच्छा नहीं थी कि वे किसी को अपने यार्गिल आने का असली कारण बताए। शायद आप चीज़ेचू गोम्पा होते हुए आए हैं। वहाँ सब लोग कैसे हैं? ताशी ने उत्सुकता से पूछा। वहाँ सब कुछ ठीक है, वानगेल ने उत्तर दिया। सराय के स्वामी ने संतोष से सिर हिलाया। जब तक तुम लोग यार्गिल में हो, मेरी सराय को अपना ही घर समझो। आप मेरे मेहमान हैं, उसने कहा। फिर वे केतली में चांग और 2 चांदी के प्याले ले आया। थोड़ी ही देर में ताशी और वानगेल पुराने दोस्तों की तरह बातें करने लगे। ऐसा लगता था कि ताशी के मन में कोई बात थी जिसके कारण वह चिंतित था। उसे कोई बात करने वाला चाहिए था, मगर ऐसा जो भरोसेमंद आदमी हो, और उसे लगा कि जैंगबो और वानगेल पर भरोसा किया जा सकता था। कभी मैं भी चीज़ेचू गोम्पा में लामा था, ताशी ने एकाएक कहा। कमरे में एक क्षण के लिए विस्मित मौन छा गया। जैंगबो ने पूछा, तब आपने वह स्थान क्यों छोड़ा? क्योंकि मेरे कारण गोम्पा पर मुसीबत आई थी। मैं उस मुसीबत को दूर करने के लिए वहाँ से आ गया, ताशी लामा ने भावावेश में कांपते हुए कहा। बताइए क्या बात थी? वानगेल ने मृदुता से पूछा। ताशी लामा ने खंखार कर गला साफ किया और अपनी कहानी शुरू की। जैसे कि तुम जानते हो, चीज़ेचू गोम्पा हिमालय क्षेत्र में शायद सबसे संपन्न और प्राचीन विहार है, लेकिन शायद तुम नहीं जानते कि यहाँ पर एक पवित्र स्मृति चिन्ह था। यह स्मृति चिन्ह इतना सुंदर और भव्य था कि उसे देखने के पश्चात हर आदमी की इच्छा होने लगती थी कि वह उसका हो जाए। जैंगबो और वानगेल ने एक दूसरे की तरफ चकित दृष्टि से देखा, लेकिन ताशी लामा अपनी कहानी कहने में इतना मगन था कि उसे इस बात पर ध्यान नहीं दिया। इस कारण से ताशी लामा कहता रहा, हमें स्मृति चिन्ह की सदा चौकसी करनी पड़ती थी, लेकिन जब 1000 मुस्कानों वाले भगवान बुद्ध के स्मृति चिन्ह की चौकसी करने की मेरी बारी थी, मैं सो गया। आप बीती कहते कहते यहाँ ताशी लामा ने मानो लज्जा से अपने झुर्रीदार और सूखे चेहरे पर हाथ फेरा। जब मैं जागा तो वेदी के सामने जलने वाले मक्खन के दीपक बुझे हुए थे। चारों ओर घुप अंधेरा था। मैं उछल कर उठा। मेरा हृदय अपनी लापरवाही पर जोर से धक धक कर रहा था। दीपक जलाते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे, क्योंकि मुझे लग रहा था ये बात गोम्पा के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगी। जैसे ही मैं भगवान बुद्ध के आगे झुका, ताशी लामा कहता रहा। मैंने भयभीत होकर देखा कि स्मृति चिन्ह गायब था। धड़कते दिल से मैंने स्मृति चिन्ह को सब जगह ढूंढा। ये सोचकर मैं बार बार उसी जगह आ जाता जहाँ स्मृति चिन्ह प्राय रखा जाता था कि शायद मेरी आंखों का धोखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं था। स्मृति चिन्ह वास्तव में ही गायब हो गया था, मानो हवा में लोप हो गया हो। तभी लामा सांस लेने के लिए रुका। एक क्षण के लिए वह इतना भावुक हो गया कि अपनी बात जारी रखना उसके लिए कठिन हो गया। जैंगबो ने पूछा, तब आपने क्या किया? मैंने एकदम शोर मचाया, ताशी लामा अपने दुख से ज़रा उबर कर बोला। जब मुख्य लामा आए तो मैं सुबकता हुआ उनके पैरों पर गिर पड़ा। हम कई दिनों तक पर्वत और घाटियों में चोर की खोज में घूमते रहे। निश्चित रूप से वह एक यात्री व्यापारी होगा जिसने रात गोम्पा में बिताई थी, लेकिन दुख की बात है कि स्मृति चिन्ह का कहीं नामो निशान न मिला। इसलिए शर्म के मारे मैं वहाँ से भाग खड़ा हुआ और खाना बदोश की तरह घूमता रहा। मैंने चोर को सब जगह ढूंढा, मगर बेकार। ऐसा लगता था कि मानो वह हिमालय क्षेत्र से ही गायब हो गया हो। और तब? जैंगबो ने फिर पूछा। तब मैं यार्गिल में आया और एक सराय बना ली, और तब से मैं यहीं हूँ। जैंगबो और वानगेल ताशी लामा द्वारा अपराध स्वीकार के बाद मौन बैठे रहे। उन्होंने उसके लिए बड़ा अफसोस किया। वानगेल ने अपना गला साफ किया। ताशी लामा, क्योंकि आप चीज़ेचू गोम्पा के स्मृति चिन्ह की पूरी बात से परिचित हैं, हमें भी आपको कुछ बताना है, वानगेल बोला। लेकिन तब तक ऊंची बर्फानी चोटियों के पीछे सूर्यदेव आराम करने चले गए थे। समय हो गया था कि वह लेडी ऑफ पेत्सियो के घर खाना खाने जाएं। उनकी कहानी की अभी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जैंगबो और वानगेल ने सराय के पीछे बहती नदी में हाथ मुँह धोया और ताशी लामा द्वारा बताए गए मार्ग से पेत्सियो किले की ओर चल पड़े। किला यार्गिल शहर के बाहर बना हुआ था।
नोरबू की वापसी। पर्वत की जिस ढलान पर पैत्सियों का किला बना हुआ था, वहां पर तरह तरह के जंगली फूल उगे हुए थे। पीले एवं गुलाबी जंगली गुलाब, सफ़ेद जामुनी और लाल प्रेमुलास की झाड़ियाँ, पीले और गहरे पॉन्टिटिला एवं कई तरह के नागफनी के पौधे भी थे। घास में चकोर और शैतान कल काले कौवे भी विचरते थे। पालतू पहाड़ी बकरियों का एक छोटा सा झुंड भी अजनबियों को देखकर कूदता फांदता आंखों से ओझल हो गया। उसी संदेशवाहक ने किले के विशाल द्वार पर उनका स्वागत किया, जो उन्हें ताशी की सराय में मिला था। स्वागत है, वह बोला और जैंगू व वानगाल को किले के भीतर ले गया। आप कृपया मेरे पीछे पीछे आइए। मुझे खुशी है कि आप अपने कुत्ते को भी साथ लाए हैं। वह उन्हें एक पत्थरों लगे अहाते में से ले गया, जिसके चारों ओर बने अस्तबलों में उम्दा पहाड़ी टट्टू थे। उससे आगे उन्होंने कई छोटे अहाते पार किए, जिनके चारों ओर लेडी ऑफ पैत्सियों के सिपाही और अन्य सेवक रहते थे। अंत में वे खड़ी सीढ़ियाँ चढ़े, जिनके दोनों ओर दीवारों में लगी मशालें जल रही थी, और लेडी ऑफ पैत्सियों के निजी निवास स्थान में प्रवेश किया। कृपया बैठ जाइए, उन्हें साथ आने वाले व्यक्ति ने बैठने का स्थान दिखाते हुए कहा। मालकिन अभी आ जाएगी। उसने नम्रता से झुककर अभिवादन किया और चला गया। वे दीवान पर बैठकर प्रतीक्षा करने लगे। जिंगजिंग बार जैंगो के पैरों के पास बैठकर बड़े आतिशदान में जलती आंख को देखने लगा। जैंगो बड़ी दिलचस्पी से फर्श तथा दीवान पर बिछे गलीचों पर काढ़े हुए ड्रैगन, सांप सब देख रहा था। सहारा लेने के लिए गद्दियाँ पड़ी थी। दीवारों पर अमूल्य तनखा, सुंदर चित्र जो रेशम पर बनाए जाते हैं, और भगवान बुद्ध, अप्सराओं व साधु सन्यासियों की कहानियाँ बताते हुए लटके हुए थे। दीवानों के आगे नीचे मेज़ें भी रखी थी। उन पर चांदी के कटोरे, चाय के बर्तन रखे थे, जिन्हें कुशल सुनारों ने बनाया था। पत्थर का खुरदुरा फर्श और दीवारें बिल्कुल साफ थी, जो मशालों व आग की लपलपाती लपटों के प्रकाश में हल्के से चमक रहे थे। झूले, पीछे से एक महिला का कोमल स्वर आया। जैंगो और वानगैल उछल कर खड़े हो गए। फिर उन्होंने झुककर लेडी ऑफ पैत्सियों को, जो मुस्कुराती हुई दरवाजे में खड़ी थी, अभिवादन किया। उसने गहरे नीले रंग के रेशम के कपड़े पहने हुए थे और गले तथा उंगलियों में कीमती आभूषण थे। दो बड़े बड़े कुत्ते, जिन्हें जैंगो ने देखते ही पहचान लिया कि वे तिब्बती मैस्टिफ हैं, महिला के पीछे पीछे कमरे में आए। अपने राज्य में जिंगजिंग बार को घुसपैठिया समझकर वे उस पर भयानक तरीके से गुर्राने लगे। छोटा लेकिन साहसी जिंगजिंग बार बिना डरे उन पर गुर्राने लगा। उनकी लंबाई, चौड़ाई और वजन से उसने ज़रा भी खौफ नहीं खाया था। इससे वे कुत्ते इतने चकित हुए कि घबरा से गए। उस समय तक मालकिन ने स्थिति संभाल ली थी। खामोश, आराम से बैठ जाओ, उसने सख्ती से कहा। गुर्राते हुए कुत्तों ने उनका कहना माना और चुपचाप कालीन पर लेट गए। जिंगजिंग बार झट दीवान पर कूद गया ताकि उनके रास्ते से दूर रहे, और जब भोजन परोसा जाए तो उसके निकट रहे। जब सब बैठ गए तो एक स्त्री ने चाइना के छोटे छोटे प्यालों में, जिन पर खेलते हुए ड्रैगन और छोटे फूल बने हुए थे, सबको बिना दूध की चाय दी। जैंगो ने ऐसी चाय पहले कभी नहीं पी थी। ये बड़ी स्वादिष्ट है, उसने कहा। मैं ये चाय खास तौर से धर्मशाला से मंगाती हूँ, लेडी ऑफ पैत्सियों ने कहा। थोड़ी सी और लो। एक सुंदर युवक भीतर आया और उनकी मेज़ के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसने उनके प्याले लाल रंग की उस तरल चाय से फिर भर दिए। उनकी मेज़बान ने पूछा, आप यार्गिल क्यों आए हैं? जिस प्रश्न की उन्हें आशंका थी वही पूछा गया था। जैंगो और वानगैल ने कुछ परेशानी से एक दूसरे को देखा। वे इस भद्र और प्रभावशाली महिला को नाराज़ नहीं करना चाहते थे, लेकिन साथ ही वे अपने यहाँ आने का सच्चा कारण भी नहीं बताना चाहते थे। उस बारे में जितना कम कहा जाता उतना ही अच्छा था। उन्होंने सोचा, चीज़ी चुगोम्पा के पवित्र स्मृति चिन्ह के नाम पर पहले ही काफ़ी हानि हो चुकी थी। इसके अतिरिक्त वे उस उदार महिला को नोरबू जैसे खतरनाक दुश्मन के साथ झगड़े में उलझाना नहीं चाहते थे। हम तो यात्री हैं, तीर्थयात्री, वानगैल ने उत्तर दिया। लेडी ऑफ पैत्सियों ने उन्हें अविश्वसनीय दृष्टि से ताका, मगर कुछ और ना कहा। वे ताशी लामा की तरह भोली भी नहीं थी। उसे पूरा विश्वास था कि वे किसी अन्य कारण से यार्गिल में आए हैं, लेकिन भद्र व शिष्ट महिला होने के नाते उसने इस विषय पर और बात न करके बातचीत का विषय बदल दिया। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि किला कितना पुराना है? उसने वानगैल से पूछा। 100 साल पुराना होगा। गलत, लेडी ऑफ पैत्सियो बोली। ये 500 वर्ष पुराना है। मेरे किसी पूर्वज के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना ने इसका निर्माण किया था। कहा जाता है कि इसके किसी तहखाने में विशाल खजाना छिपा हुआ है। जैंगो की आंखों में एकाएक नए रोमांचक अभियान के बारे में विचार कर चमक आ गई, और उसने पूछा, आप इसकी खोज क्यों नहीं करती? हमने खोज की है, लेकिन अभी तक किसी को इस खजाने की गंध तक नहीं मिली, उनकी मेज़बान ने हंसते हुए कहा। खाना परोस दिया गया। जैंगो और वानगैल ने वैसे स्वादिष्ट व्यंजन कभी सपने में भी नहीं देखे थे जो उनके सामने रखे गए। भुना हुआ चकोर, खरगोश का स्टू, थुक्पा, मिठाइयाँ और साथ में वही बिना दूध की चाय, और सारा समय कुछ संगीतकार किसी पर्दे के पीछे बैठे हल्के स्वर में साज बजाते रहे थे।
खाते हुए महिला ने यारगिल व उसके आसपास के क्षेत्र की कई कहानियाँ सुनाई। जिंगजिंग भार को एक प्याला स्टू दे दिया गया। वह एक कोने में बैठा खा रहा था। उसने स्टू की आखिरी बूंद तक चाट ली। साथ ही वे दोनों तिब्बती कुत्तों पर भी सतर्क नजर रखे रहा, कहीं वे फिर गुर्राने न लगे। आखिर चलने का समय आ गया। यारगिल में रहते हुए यदि आपको किसी तरह की सहायता की ज़रूरत हो तो मेरे पास चले आइएगा। मेरा प्रतिष्ठित परिवार बहुत समय से यहाँ रह रहा है। दोस्त के रूप में वे तुम्हारे काम आ सकते हैं। लेडी ऑफ पैट्सियो बोली और वे जाने के लिए उठ खड़े हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वानगैल ने उससे विदा लेते हुए कहा। वापसी पर एक सिपाही मशाल उठाए उन्हें रास्ता दिखाता चल रहा था। तो आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं अब यहीं रुकूंगी और आगे हम पढ़ेंगे मुठभेड़। और अब बहुत थोड़ी ही कहानी बची हुई है और हम पहुंचेंगे उस जगह जहां हमें पता चलेगा कि नोरबू से लॉकेट उन्हें कैसे वापस मिलेगा। और अभी तक हमने ये सुना कि जैंगबो और वानगैल यारगिल आए हैं, एक नया शहर जहां वो लेडी ऑफ पैट्सियो से मिले हैं जो कि एक राजसी परिवार, एक राजकुमारी हैं। और क्या वो आगे इनकी कोई मदद करती हैं और किस प्रकार से उन्हें लॉकेट मिलेगा, तो इसको जानने के लिए जुड़े रहिएगा मेरे साथ। वीडियो के अगले पार्ट में फिफ्थ पार्ट में मैं इस कहानी को पूरा करूँगी। और तब तक के लिए आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और जानने के लिए कि मैं क्या क्या करती हूँ, आप आगे की जो पिछली वीडियोस मैंने बनाई हैं आप उन्हें देख सकते हैं और फिर एंजॉय कर सकते हैं। बहुत सारी बुक्स के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है मैंने, तो जाइए देखिए, एंजॉय कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आप मेरे साथ इस सफ़र पर जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत सारी कहानियाँ सुनाने वाली हूँ और काफ़ी सारी किताबें अलग से सोच कर रखी हुई हैं, तो इसलिए आपको जुड़ना होगा मेरे साथ। तो इस चैनल को ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब। नमस्कार।